23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल के एक छोटे से कमरे में 3 नौजवान बंद थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। बाहर जेल के अंदर घंटी बजी और कुछ ही पलों में तीनों के पैरों से जमीन खिसक गई। ये सिर्फ एक फांसी नहीं थी, ये एक सोच का अंतिम प्रदर्शन था। लेकिन इस मौत के पीछे एक ऐसी कहानी जिसे आज भी इतिहास अधूरा बताता है, एक कहानी गद्दारी की। अक्टूबर 1928 जेम्स स्कॉट वो पुलिस ऑफिसर जिसने साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराया और इस कारण उनकी मौत हो गई। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया। इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर की सड़कों पर सॉन्डर्स को गोली मार के असैसिनेट कर दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि एक पूरी क्रांतिकारी मूवमेंट को खत्म करने का था। सीआईडी ने पंजाब, दिल्ली, यूपी तक अपने एजेंट्स फैला दिए। हर छोटी बात नोट होती थी, प्रिंटिंग प्रेस, एड्रेस, सीक्रेट मीटिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट HSRA का नेटवर्क। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ने वो सब कुछ कर दिया जो दुश्मन भी नहीं कर पाए। और इसी दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डेयरिंग एक्शन लिया। उन्होंने असेंबली के अंदर बम, लेकिन जान का नुकसान न पहुंचे इसलिए स्पेशली डिजाइन बम यूज करा गया था। ब्लास्ट के बाद चैम्बर में धुआं और शोर मच गया। ब्रिटिश अथॉरिटीज भी हैरान रह गए। बम के साथ दोनों ने जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ऑपरेसिव लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट दिखाना था और लोगों को जगाना। दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और वो अपने परिणाम से पूरी तरह वाकिफ थे। ये एक्ट एक सिंपल ऑफ डेफियंस बन गया, दिखाते हुए हिम्मत और कन्विक्शन कॉलोनियल पावर्स को चैलेंज कर सकता है। असेंबली बॉम्बिंग ने भगत सिंह को नेशनल हीरो बना दिया और लोगों के दिलों में उनका जज्बा जगाया। इससे ब्रिटिश अथॉरिटीज के एफर्ट भगत सिंह को पकड़ने के लिए और तेज हो गए, जो आगे चल के उनकी रिवॉल्यूशनरी जर्नी का हिस्सा बन गए। ये इंसिडेंट भगत सिंह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और मोरल क्लैरिटी को दिखाता है। एक छोटे से एक्शन लेकिन पूरे देश के लिए एक इंस्पायरिंग मूवमेंट बन गया। फणींद्र नाथ घोष HSRA का एक्टिव मेंबर। 1929 में जब ब्रिटिश ने उसे अरेस्ट किया तो वो पहले चुप रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद टॉर्चर, लालच और माफ करने के वादे ने उसे डरा दिया। उसने ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर्स को पूरा HSRA नेटवर्क बता दिया, कौन किससे मिलता है, बॉम्ब बनाने की जगह, फंडिंग कहाँ से आती है, सीक्रेट कोड्स और प्रिंटिंग प्रेस किस जगह छुपी है। उसके बयान के बाद एक क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे। ब्रिटिश CID के ऑफिशियल रिकॉर्ड लाहौर कॉन्स्पिरेसी प्रोसीडिंग्स के मुताबिक घोष के कन्फेशन ने केस के सबसे बड़ा मोड़ दिया। घोष के बयान के बाद ब्रिटिश ने हर तरफ जाल फैला दिया। लाहौर और दिल्ली के बीच चल रहे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कोडेड लेटर्स सब पकड़े गए। कई इन्फॉर्मर्स ने जेल के अंदर तक पहुंच बना ली। जेल के वार्डन्स और इंडियन गार्ड्स तक को पैसे देकर इंफॉर्मेशन निकाली जाने लगी। भगत सिंह और उनके साथियों के लेटर्स और हंगर स्ट्राइक के नोट्स तक पुलिस के हाथ लग गए। उनके इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ कर न्यूज़पेपर में छापा गया ताकि उन लोगों को पब्लिक की नज़र में वायलेंट, लॉलेस, टेररिस्ट दिखाया जा सके। जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस अपने पीक पर था, सामने आते हैं दो नाम
जो आज भी इतिहास में दाग बन के लिखे गए। हर्षवर्धन वोरा और जयगोपाल। हर्षवर्धन वोरा एक रिवॉल्यूशनरी, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्रिटिश ने उसे क्राउन विटनेस बना दिया। हर्षवर्धन वोरा, मैं लाहौर के नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट था और भगत सिंह, सुखदेव और उनके साथियों के कांटेक्ट में था। हम लोग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे और मैंने कई बार उनके सीक्रेट मीटिंग्स में गया हूँ। उन मीटिंग्स में ये बात होती थी कि ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने के लिए वायलेंट एक्शन लेना ज़रूरी है। सुखदेव और भगत सिंह ने मुझे बताया था कि इन्होंने एक बॉम्ब बनाने का प्लान तैयार किया है और मुझे उनके लिए कुछ केमिकल्स और कंपोनेंट्स अरेंज करने हैं। मैंने देखा कि उनके घर में बॉम्ब बन रहे थे और वो सब सॉन्डर्स हत्या के बाद असेंबली में बॉम्ब फेंकने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे लगा कि इन लोगों का रास्ता गलत है और मैंने पुलिस को सब सच बता दिया। और फिर आया दूसरा नाम, जयगोपाल, HSRA का एक एक्टिव मेंबर। वो शुरू से मूवमेंट की मीटिंग्स, प्लानिंग और सॉन्डर्स हत्या के दौरान भी एक्टिव था, लेकिन जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो टॉर्चर और डर के सामने वो टूट गया। कोर्ट के सामने उसने कन्फेस करा कि किसने प्लानिंग बनाई, कौन सी मीटिंग कहाँ हुई और किसने JP सॉन्डर्स पर गोली चलाई। उसके एक स्टेटमेंट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रास्ता सीधे फांसी तक खोल दिया। ब्रिटिश प्रोसिक्यूशन ने इन दोनों के स्टेटमेंट्स पर पूरा केस खड़ा कर दिया और क्रांतिकारियों के पास बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। जब भगत सिंह को डेथ सेंटेंस दी गई, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से मिलकर मर्सी अपील की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनकी सज़ा को उम्र कैद में बदला जाए। गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा, भगत सिंह देश के जवानों का प्रतीक बन गए हैं। कांग्रेस के अंदर भी उनके लिए गहरी संवेदना थी। नेहरू और बोस जैसे लीडर्स ने उनके साहस को ओपनली एडमायर किया। 1931 के कराची कांग्रेस सेशन में उनके बलिदान पर एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास हुआ। गांधी जी ने पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करा, पर अंग्रेजी सरकार से दया और इंसाफ की अपील जरूर की। ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात ठुकरा दी, कहकर लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। गांधी ने कहा, मुझे दुख है, पर भगत सिंह का बलिदान हम सबके लिए प्रेरणा बनेगा। गांधी की कोशिश सिंसियर थी, पर लिमिटेड। आखिरकार ब्रिटिशर्स ने उनकी अपील को नज़रअंदाज किया और देश भर के लोग चाहते थे फांसी रोकी जाए, पर राजनीति अपने समीकरण बचा रही थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। देश के हर कोने से एक ही आवाज उठी, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह कहते थे, रिवॉल्यूशन इज एन इनअलाइनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जिम्मेदारी है। जय हिंद।